शुरू करता हूँ। जी सर। आपने ग्रेजुएशन कब किया और किस विषय से किया था? एक्चुअल में सर मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नहीं, एक्चुअल में मैं मैं बिहार एक के मिनट औरंगाबाद। एक मिनट एक मिनट आप मुझे डायरेक्शंस नहीं देंगे। मैं क्या पूछ रहा सॉरी हूँ आप उसका जवाब देंगे। मैं इंट्रोडक्शंस सॉरी पूछा नहीं जाता। आपको शायद आयोग में का आपने पहले दिया कभी इंटरव्यू? सर दिया हूँ सर मैं आप कब दिया आपने इंटरव्यू? इंटरव्यू। और एक्चुअल में सर मैं इसलिए मैं बता रहा था क्योंकि मैं हूँ बिहार के औरंगाबाद जिला से, पर मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, कोई कटनी बात नहीं। डिस्ट्रिक्ट में। आपसे तो जितना सर देखिए, आपसे इंटरव्यूअर जितना पूछेगा आप वही जवाब देंगे। पहली बात, शर्त हो ये होती है। आप अपने मन से कुछ नहीं कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि सॉरी आपको शायद नहीं पता है 60वीं से 62वीं में बीपीएससी आयोग में ये निर्णय ले लिए गए हैं किसी भी बच्चे से इंट्रोडक्शंस नहीं पूछना है। जो भी कोचिंग वाले इस तरह का ले रहे हैं वो बिल्कुल गलत ले रहे हैं। आपसे सिर्फ जो मैं पूछ रहा हूँ यही से शुरुआत होगी। आपसे एक प्रश्न अधिक पूछेगा मुझसे पहले। आपसे पूछेगा कि आपका कोड कितना है। आप जब जाएंगे अपना वेरिफिकेशन कराएंगे तो यहाँ पे आपको कोड दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 आपका कोड है। तो आयोग के जब जाएंगे चेयरमैन के पास तो चेयरमैन आपसे पूछेंगे कि आपका कोड कितना है, यानी कि वो सही पर्सन है कि नहीं। उन लोग को भी कोड मिलता है आपका। आपसे न नाम पूछना है, आपसे न आपको कहाँ के रहने वाले ये पूछना है, कि जिससे भी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है वो चीज़ें नहीं पूछनी है। सीधे आपसे पूछना है कि आपका विषय क्या है, आपने कौन सा विषय का चयन करना है, आपका वही प्रश्न पूछना। समझ रहे हैं? ओके सर। तो आप इन सब एक्चुअल में सर नहीं, पहले जो भी होता रहा है 60 इसके पहले पूछा जाता रहा है। हम लोग भी पूछा करते थे। लेकिन अब बीपीएससी में ये, और बीपीएससी को यूपीएससी के गाइडेंस में ऐसा किया गया, और बीपीएससी के चीज़ों को और प्रदेश लागू कर रहे हैं। तो अब इसको बीपीएससी विड्रॉ भी नहीं, नए चेयरमैन इसको विड्रॉ भी नहीं करेंगे, देखिएगा। तो अब बिल्कुल सर। आपके औरंगाबाद से मतलब नहीं है कि आप औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले कि कहाँ के रहने वाले। वो बाद में अगर पूछ लिया दूसरी बात है, हालांकि पूछना नहीं है उनको, लेकिन अगर पूछ लिया तो दूसरी बात है। मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप जान लीजिए कि आपके क्या आप कभी करते हो, इन सब चीज़ें ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे देखिएगा, मैं भी जब भी मेरे वीडियोस आप देखेंगे मैंने यहीं से शुरुआत करता हूँ कि आपके विषय क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक मैं है, आपका वीडियो फॉलो करता हूँ। अब चलिए मैं आपसे शुरू करता हूँ फिर से। कोई कन्फ्यूजन मत रखिए। चलिए। सर एक कंफ्यूजन सर, एक क्वेरी और था, मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। हाँ। जैसे एक्चुअल में क्या होता है कि जहाँ मेरी जो पूरी एजुकेशन हुई मध्य प्रदेश से हुई है, और जैसे कि बिहार में ग्रेजुएशन में क्या होता है कि किसी एक सब्जेक्ट से ऑनर्स करना पड़ता है, पर मध्य प्रदेश में ऐसी नहीं हो। नॉर्मली जो अपन 3 सब्जेक्ट रखते हो फाइनल ईयर तक तीनों पढ़ना पड़ता है। हाँ, तो बता दीजिएगा कि मैं जहाँ से किया जी सर वहाँ पे ये 3 सब्जेक्ट्स रह करके ग्रेजुएशन हुए थे, कोई ऑनर्स वाला सब्जेक्ट्स नहीं था। तो आप बता दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, चलिए शुरू करता हूँ। आपने ग्रेजुएशन कब किया और किस विषय से किया? और सर मैंने ग्रेजुएशन 2011 में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से जबलपुर से किया। अच्छा, तो ये मुझे बता सकते हैं कि 2011 आपने 2011 क्या बताया? 2011 सर। तो 11 के बाद 2011। हाँ, 11 के बाद अब तक आपने क्या किया? और सर मैंने 2015 में सोशियोलॉजी से मास्टर डिग्री किया हूँ। फिर उसके बाद मैंने अभी खंड विस्तार अधिकारी के रूप में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पोस्टेड हूँ सर। अच्छा, कहाँ पोस्टेड हैं? और सर मध्य प्रदेश की सागर जिले। अच्छा, तो आप तो सेवा में हैं, अच्छी सेवा में हैं, और ऐसी सेवा में हैं जो वर्तमान में ये परिस्थितियों में सबसे आपके आभार भी व्यक्त किए जा रहे हैं। ऐसी सेवा है आपकी, स्वास्थ्य सेवा में है, फिर क्यों आना चाहते हैं? हाँ सर, शुरू से ही हमारा बचपन से एक इंटरेस्ट रहा कि सिविल सेवा में जाना है। और जहाँ तक हमें जब हमें मौका मिला सर, अपने अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करते हुए
मैं चाहता हूँ कि अपना और बेस्ट देते जाओ। जहां पर मैं आज हूँ मैं उससे सेटिस्फाइड तो हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जितनी कैपेबिलिटी है मैं और भी समाज को योगदान दे सकता हूँ अगर मैं सिविल सेवा के माध्यम से जुड़ा हूँ। आपने सोशियोलॉजी में एमए किया और इसमें कौन सा विषय लिया था? सर लेबर एंड सोशल वर्क। तो आपने समाजशास्त्र क्यों नहीं रखा? सर चूंकि मैंने स्टार्टिंग में 2 बार सोशोलॉजी सब्जेक्ट से मेंस दिया हूँ पर क्वालिफाइड नहीं हो पाया था सर ना, तो सकारात्मक रिजल्ट नहीं आए थे। तो और साथ में मैं जॉब के साथ भी तैयारी करना थोड़ा कहीं ना कहीं कठिन हो रहा था। तो मैंने LSW से सर कोशिश किया कि इस बार ट्राई करते हैं LSW से। आपने जो ग्रेजुएशन के विषय बताए उससे आपने पीजी भी नहीं किया, और जो पीजी का विषय था उसको भी छोड़ करके फिर आपने किसी और विषय को रख लिया। तो मुझे लगता है कि और फिर अभी जो वर्तमान में आप जिस जॉब में हैं उसको भी छोड़ना है। आप में थोड़ी मुझे पलायनवाद की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। सर पलायनवाद से तो मैं सहमत नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी परीक्षा अपन देते हैं तो उसमें मेन उद्देश्य होता है उस परीक्षा को क्वालिफाई करना। तो अगर बीपीएससी के मैंने पूरी प्लान को देखा, इंटरव्यू को देखा और विषय वस्तु को देखा, मुझे कहीं ना कहीं LSW को मैं ज्यादा करीब पाया। साथ में उसके जो हाँ बोलिए। पूरे सारे अधिनियम वही पढ़ना है सर। पूरे सारे अधिनियम को मैंने देखा जो अपने प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक उपयोगी थे। मुझे लगा कहीं ना कहीं ये प्रशासन बहुत अधिक योगदान हमें दे सकता है, और सर मैंने उसमें ज्यादा अपने आप को रेलेवेंट पाया कि कहीं ना कहीं LSW में ज्यादा है। अच्छा, इन सब विषयों में जितना आपने पढ़ाई की, आपने हिस्ट्री भी पढ़ाई की, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई की, आपने समाजशास्त्र भी पढ़ाई की, आपका इनर इंस्टिंक्ट जो कहता है कि मैं बहुत पढ़ के आनंदित होता था, वो कौन सा विषय है? सर मुझे तो कला के विषय में जितने भी सब्जेक्ट थे अच्छे लगते थे, पर मुझे संविधान के जो विषय थे उसमें ज्यादा अच्छा लगता था, पॉलिटिकल साइंस का। अच्छा, संविधान के विषयों को आपने बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाई। अच्छा चलिए, आपका इंटरेस्ट था आपका। मुझे ये बताइए कि अभी बड़ा आपके समाजशास्त्र से भी जुड़ा हुआ आप कह सकते हैं ये प्रश्न होगा कि विवाह के संबंध में अगर धर्म परिवर्तन विवाह को लेकर के हो तो इस पर हाईकोर्ट्स ने निर्णय दिया अपने, और उसमें वर्डिक्ट में अपने कहा कि अगर धर्म परिवर्तन विवाह के लिए होता हो तो ये अच्छी बात नहीं है, और इसको लेकर के कई राज्य सरकारों ने कहा कि हम इसको प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाएंगे। तो एक व्यक्ति के तौर पर आप देखिए कि विवाह का जो अधिकार है और धर्म का जो अधिकार है, राइट टू रिलीजन जो है आपको, वो एक व्यक्तिगत अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो ये इस तरह के अगर कानून बनते हैं तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का हनन आपको नहीं दिखाई पड़ता है कि राज्य करने जा रहा है? सर मुझे ऐसा लगता है कि ये वाकई में सही है कि धर्म और विवाह व्यक्ति का पर्सनल अधिकार है, पर कहीं ना कहीं अगर उसका गलत दुरुपयोग किया जाता हो, अगर किसी व्यक्ति का इंटेंशन अगर सिर्फ विवाह ना होकर कोई और उसका अलग इंटेंशन हो तो कहीं ना कहीं सर उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया है कि इस तरीके के मामले आए हैं जहां पर धर्म परिवर्तन के नाम पर विवाह को आधार बनाया जाता है सर। जो विवाह एक ऐसी पवित्र संस्था है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन का, तो इंटेंशन कैसे पता चलेगा? राज्य तो इसको अपने अनुसार से तोड़ मरोड़ सकता है इंटेंशन को, और किसी के व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन भी कर सकता है। आपको नहीं लगता है कि इससे सामाजिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी आ सकता है? सर परिवर्तन अगर सकारात्मक आता है तो इसमें कोई गलत नहीं है। सब परिवर्तन तो समय समय पर होते ही रहने चाहिए, पर वर्तमान परिदृश्य में कहीं न कहीं इस चीज को चरितार्थ हुआ है सर कि इस धर्म को कहीं न कहीं आधार बनाकर विवाह को उसको कहीं न कहीं विवाह जैसे पवित्र बंधन को गलत छवि उसकी बनाने की कोशिश की गई। मुझे लगता है कि वो
उसका जो दूसरा पहलू है वो ज्यादा गलत है कि अगर विवाह को आधार बनाया जा रहा है इसमें। अभी समाज में मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, और जी आप सर। देखेंगे फिर घर वापसी, इस प्रकार के प्रकरण जो हैं बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखेंगे कहीं ना कहीं लव, सर ये सब उसी से संबंधित है सर। नहीं, लव जिहाद के से संबंधित जो मॉब लिंचिंग वगैरह दी घटनाएं घट रही हैं, इसके बढ़ने के जी क्या सर। कारण आप देखते हैं? तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन और शासन की इसमें और भूमिका अधिक होनी चाहिए थी। आज के समय में सर जहां तक देखा जाए तो न्याय के प्रति जनता में अविश्वास की भावना एक बनी हुई है। जो हम ये नहीं कह रहे हैं कि न्याय नहीं मिलती है, पर सही समय पर सही न्याय मिलना जनता में भी एक विश्वास का भाव पैदा करता है। वो आज के समय में जनता एग्रेसिव होकर न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में लेती है, ये चूंकि बहुत गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को इसके संबंध में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए और ऐसा देखना चाहिए ताकि इस तरीके के मामले न हो। कहीं ना कहीं ये समाज के लिए बहुत गलत छवि बनाती है देश और अपने मतलब वर्ल्ड लेवल पर। अगर आप अपने अनुमंडल में एक अधिकारी के रूप में नियुक्त होते हैं तो इन चीज़ों पर नियंत्रण के लिए क्या कारगर उपाय करेंगे? मुझे लगता है कि सर अब ऊपर से नीचे तक जो जितने भी अपने विभाग हैं सभी के साथ तालमेल बना के रखना जरूरी है। इस तरीके के कोई भी अगर घटनाएं मिलती है, अगर उसके सही समय पर सूचना मिले, तुरंत उस पर कार्रवाई किया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि सर इस तरीके की घटनाएं। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या उठाएंगे आप? कैसे इसको एक्सिक्यूट करने की कोशिश करेंगे? सर मुझे ऐसा लगता है कि समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको भी अपने को साथ में लेके चलना पड़ेगा। कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाते हैं समाज में, एक दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। उनको साथ में प्लस साथ में अपने जो नियम कानून व्यवस्था है दोनों में बीच में तालमेल बैठा के इस पे काफी हद तक नियंत्रण स्थापित किया। कल मैं पढ़ रहा था कि मथुरा में एक व्यक्ति जो मुस्लिम धर्म के थे, वे बहुत जो हिंदू धर्म के बहुत सारे साहित्यों की चर्चा भी उन्होंने की, उनके बहुत सारी पदावलियों को उन्होंने कहा, सूरदास के तमाम, तुलसीदास के सब के पद भी पढ़े, और उसके बाद मंदिर में उन्होंने प्रवेश करके पूजा अर्चना करने के वक्त उन्होंने अपनी पद्धति से नमाज पढ़ दिया, और अभी शासन ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और वो कहते हैं कि इसके पूर्व भी उनके साइट्स देखा जाए तो उसमें वो सारी चीज़ों में उन्होंने ऑलवेज हिंदू धर्म के जो जो भी कार्य हुए हैं उनकी भी उन्होंने सराहना की है। वो एक तटस्थ व्यक्ति होकर हर एक धर्मों की के प्रति उनकी आस्था है, ऐसा उनके साइट से दिखाई पड़ता है। तो इस समय में केवल मुस्लिम से धर्म से की इबादत करने के तरीके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, कहीं मुझे लगता है कि ये कहीं एक पक्षीय निर्णय तो नहीं हो रहा शासन व्यवस्था में? सर मुझे ऐसा लगता है कि हर पूजा स्थल का अपनी एक पूजा पद्धति होती है। अगर हिंदू धर्म है तो वहाँ की पूजा पद्धति एक अलग होती है। इसकी व्यवस्था संविधान में भी की गई है कि जहाँ पर भी पूजा पद्धति के प्रावधान है उसकी पूजा पद्धति उसी तरीके से किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हिंदू धर्म की अगर मंदिर है तो वहाँ पे पूजा की व्यवस्था उसी रूप से होगी, चाहे उसी पद्धति उसी प्रक्रिया से होनी चाहिए जहाँ पर हिंदू धर्म उससे संबंधित करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप कभी ताजमहल घूमने गए हैं? हाँ सर मैं गया हूँ। ताजमहल, उसमें एक शुक्रवार के दिन वहाँ पे एक जगह पे वो वहाँ भी, और बुलंद दरवाज़ा वहाँ पे नमाज पढ़ी जाती। और जब मैं जाता हूँ ताजमहल घूमने तो मैं भी इबादत करता हूँ, तो मैंने नमस्कार करके किया। तो कभी उस पर राज्य ने कभी प्रतिबंध नहीं लगाया? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय संस्कृति में प्रणाम करना है वो एक पूजा पद्धति के साथ साथ होते हुए भी ये अपना एक संस्कार होता है कि अपन बड़े के सामने जाते हैं तो अपना हाथ जोड़ लेते हैं, और साथ में मंदिर में प्रवेश करके और बाहर से ये चीज को करना कहीं ना कहीं अंतर तो है। चलिए, अच्छा, ये एक और सामाजिक समस्या पे मैं बात करना चाहता हूँ। आजकल
खाप पंचायत बहुत सक्रिय हो गया। क्या होता है ये खाप पंचायत? सर यह मुख्य रूप से हरियाणा के जो पंचायत है वहां पर ये खाप पंचायत है, जो वहां के जो ग्रामीण लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन है, उनकी एक पंचायत बैठती है और समाज से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनको अपने तरीके से वो समाधान करते हैं। उनकी अपनी नियम कानून पद्धति होती है और दंड देने की या फिर निर्णय देने की उनकी एक अपनी प्रक्रिया होती है, जो कुछ हद तक आप उनकी उनके जितने भी निर्णय हैं वो हमारे संवैधानिक दायरे से बाहर दिखाई पड़ते। तो हाँ ऐसी खाप पंचायत जो इतने भी निर्णयात्मक दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वर्तमान में हम देखें कि हमारी न्यायिक व्यवस्था के प्रति उनकी आस्था नहीं रह गई है क्या? मुझे लगता है कि सर ये वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो एक्चुअल में एक परंपरागत चीज है जो प्राचीन काल में भारतीय समाज में देखा जाता था, पर वर्तमान समय में अगर उनके द्वारा दिए गए निर्णय अगर सकारात्मक रूप में रहता है तो एक समाज में एक अच्छा मैसेज दे सकता था। पर अगर उनके निर्णय को देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो वर्तमान समय में जो भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोडिक्ट पैदा करता है, तालमेल कहीं ना कहीं नहीं बैठता। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें प्रोग्रेसिव होना चाहिए वर्तमान समय के हिसाब से। अगर वो अपने विचारधारा, अपनी सोच, अपने जो सोचने की जो प्रक्रिया अगर उसमें चेंज लाते हैं तो मुझे लगता है कि वो सकारात्मक साबित हो सकते हैं। नक्सलवाद को आप समझते हैं? हाँ सर। क्या है नक्सलवाद? सर नक्सल प्लस वाद एक ऐसी विचारधारा होती है जो अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाती है। अगर आपकी नियुक्ति नक्सलवादी क्षेत्र में हो तो इससे निपटने के लिए आप या कौन सा या ये प्रवृत्ति न पनपे, इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे? सर मुझे ऐसा लगता है कि नक्सलवाद एक सामाजिक समस्या होने के साथ साथ एक आर्थिक समस्या भी है, क्योंकि मूल रूप से यह देखा गया है कि जो नक्सल की जो उत्पत्ति ही हुई थी नक्सलवादी पश्चिम बंगाल की जिले से, तो उनको उनकी जो भूमि थी, किसान की जो भूमि थी, कहीं न कहीं जो जमींदार वर्ग कब्जा कर लिए थे। मुझे ऐसा लगता है भले आज इसकी प्रकृति चेंज हो गई है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनकी आर्थिक क्षेत्रों पर अगर ध्यान दिया जाए, जैसे शिक्षा हो गई, रोजगार हो गई, एक ऐसा फेज रहेगा सर जब तक थोड़ा सा एक संक्रमण का काल, जो आज समय में जो नक्सलवाद से जुड़ चुके हैं उनके लिए तो थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा और उनके लिए सरकार आधारभूत संरचनाओं को निर्माण कर रही है ताकि उनके जो फ्यूचर है, उनके जो बच्चे हैं वो इस चीज से नहीं जुड़ सकते हैं। तो शिक्षा, रोजगार और भी जो मूलभूत सेवाएं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक समय के बाद इस पे सरकार और प्रशासन और जनता आपस में मिलकर कहीं न कहीं इस पर नियंत्रण स्थापित कर सकते। बिहार का एक भोजपुर जो जिला है उसमें संदेश प्रखंड वो एक नया मॉडल के रूप में उभर करके आया नक्सलवाद के परिणाम को लेकर के। आप इसके विषय में जानते हैं? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में अच्छा, कोई बात नहीं। आप अभी काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, आपका वर्क क्या है? और सर एक खंड विस्तार अधिकारी होने के नाते स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जितनी भी सेवाएं आती है वो पूरे ब्लॉक में हमें पूरे प्रसारित करना होता है, उसकी मॉनिटरिंग करनी होती है। अगर मैं अपनी वर्क का अगर उसका स्ट्रक्चर बताऊं तो एक ब्लॉक जो होता है वो हमारा ब्लॉक साहगढ़ है, वो 4 सेक्टर में डिवाइडेड है, सेक्टर फिर सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं और उन्हीं सब चीज की हमें मॉनिटरिंग करनी होती है और डिस्ट्रिक्ट पर हमें रिपोर्ट्स। क्या काम करते हैं उसमें आप? शासन की जितनी भी योजनाएं आती है सर उसको ग्राउंड लेवल पर कैसे ले जाए। स्वास्थ्य की कौन कौन सी योजनाओं की मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं? सर अगर मैं मध्य प्रदेश में अगर बात करूं तो अभी चलती है पोषण पुनर्वास केंद्र बना हुआ है, उसमें आशा और आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चे। अच्छा, ये एक पोस्ट क्रिएट हुआ, वो एक योजना के तहत लाया गया, वो आशा कार्यकर्ता के रूप में,
ये आशा, आशा को बता, डिफाइन कर सकते हैं आप? सर एक क्रिकेट सोशल हेल्थ वर्कर होती है जो ग्रामीण क्षेत्र में 1000 की जनसंख्या पर इनकी एक की नियुक्ति की जाती है कब और शुरू हुआ इनका था ये? काम होता है सर 2005 में। अच्छा, हाँ बताएं, ठीक है, चलिए बताएं। और सर इनका काम होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरीके से जितने भी एक स्वास्थ्य विभाग ये सर रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा दी गई आंकड़ों के आधार पर ही आगे शासन और प्रशासन अपने नियम कानून बनाती है, उसके संबंधित योजनाओं का निर्माण करती है। इनकी ग्राउंड लेवल पर बहुत महत्वपूर्ण होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? सॉरी सर, आवाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी संस्था कार्य करती है? और सर WHO। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? सर जिनेवा में। जिनेवा। अभी उसके डायरेक्टर कौन है? सॉरी सर अभी। अच्छा, WHO ने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत सबसे पहला प्रोग्राम किसको क्या शुरू किया था? अच्छा, वैक्सीनेशंस को जरा डिफाइन कर सकते हैं आप? वैक्सीनेशन सर एक प्रतिरोधक क्षमता शरीर के अंदर डेवलप करता है। जो भी जैसे अगर अपन पल्स पोलियो के संबंध में वैक्सीन की पल्स पोलियो का जो उसका वेक्टर होता है, उस वेक्टर के संबंध में रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है ताकि शरीर में इम्यूनिटी पावर डेवलप हो, ताकि उससे जो वायरस है उससे वो लड़ने की क्षमता डेवलप। केवल वायरस? बैक्टीरिया वायरस दोनों। अच्छा, मुझे आप बता सकते हैं कि बच्चे जब जन्म लेते हैं कौन सा टीका लगाया जाता? सर BCG के टीका। BCG जन्म के 24 घंटे के अंदर BCG के टीका। क्या होता है BCG? BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन। अच्छा, इसके बाद DPT के टीके लगाए जाते हैं। ये DPT में कौन कौन सा रोग आता है? सर डिप्थीरिया, टिटनिस और काला खांसी। डिप्थीरिया, टिटनिस और काला खांसी। पर्ट्यूसिस, ये क्या होता है पर्ट्यूसिस? सर जो लोहे से अगर किसी तरीके के अगर आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा नजदीक लाके बोले। सर एक जो डिप्थीरिया, टिटनिस और काली खांसी, जो टिटनिस होता है सर वो लोहे से जंग लगे हुए पदार्थ से अगर वो तो टिटनस हुआ ना, टिटनस के बाद ही बात कर रहे हैं। अच्छा, आप पर्ट्यूसिस वुपिंग कफ को बोलते हैं, काली खांसी को बोलते हैं। काली खांसी को। अच्छा, DPT आपने बताया। आप बताइए कि जो सरकार जितने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाती है, आप देखे होंगे कि ब्लॉक के स्तर पर सभी बच्चों को ये मुफ्त में टीकाएं लगाई जाती है। इसमें कितने टीके आते हैं? सर इसमें अगर काउंट किया जाए तो इनके 15 साल तक इनके टीके लगते हैं बच्चों में सर, और समय समय पर इनके 12 टीके हैं। 12 टीके हैं, रेगुलर टीके 12 टीके हैं। चलिए, सही बताया आपने, 12 टीके। अब मुझे आप बता सकते हैं कि एक 15 वर्ष तक का आपने टीका का बताया, उसमें एक MMR भी आता है, उसके भी टीके भी दिए जाते हैं। ये MMR क्या है? सर मिजल्स रूबेला से संबंधित टीका है। ये रूबेला क्या होता है? मिजल्स एंड रूबेला या दो तरीके की एक बीमारियां हैं सर। एक जैसे गांव में सर इसको बोला जाता है छोटी माता, जो बच्चों के शरीर में थोड़े थोड़े से चिकन पॉक्स टाइप का आ जाते हैं, उससे संबंधित यह एक बीमारी, उसके संबंधित टीका। थोड़ा नजदीक लाएं, आवाज थोड़ी कट रही, थोड़ी नजदीक ला के बात करें। हाँ जी सर। अभी COVID-19 आया हुआ,
अब बहुत हम लोग परेशान जी भी हैं। सर। कोविड-19 जो है उसके आप टेस्ट के बारे में बता सकते हैं कौन कौन सा टेस्ट होता है? जी सर, इसमें अभी वर्तमान समय में 2 तरीके का टेस्ट होते हैं, आरटी-पीसीआर और रैपिड टेस्ट होता है सर। ये आरटी-पीसीआर आर टी की पी बात सी करें आर को जरा डिफाइन कर सकते हैं? ये आर टी पी सी आर कहते हैं किसको? तो सर आरटी-पीसीआर इसका जो टेस्ट होता है उसमें मुंह से और नाक से इसकी स्वैग लिया जाता है। नहीं, आर टी और पी सी आर इसमें स्टैंड फॉर, पूरा फुल फॉर्म बताइए तो आर टी पी सी आर का। सॉरी सर, अभी एग्जैक्ट अच्छा रैपिड, सॉरी चेक कर। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए। पॉलीमराइज चेन रिएक्शंस कहते हैं, और उसे आर टी आगे लगा दीजिएगा तो रियल टाइम हो जाएगा। पीसीआर टेस्ट पहले भी होते जस्ट रहते हैं, सर, रियल सार्स के टाइम। लिए भी। सार्स के लिए भी आप देखेंगे तो पीसीआर टेस्ट ही होता था। और आप अगर जी सर, डेंगू कराएंगे तो उसमें भी पीसीआर टेस्ट ही होता है, लेकिन थोड़े पीसीआर अलग अलग होते हैं। बिल्कुल। बिहार को अगर आप देखिए तो एक इलाका है मुजफ्फरपुर वाला, जो इलाका है समस्तीपुर मुजफ्फरपुर, उसमें एक अलग प्रकार के जो रोग हैं उसके चलते बहुत चर्चा में रहता है। वो उसके कारणों को आपने कभी समीक्षा की है कि वो एरिया क्यों ऐसा रहता है? हाँ सर, मैंने पढ़ा था एक बार, वो पेपर में आया था कि वहां पर मस्तिष्क से संबंधित एक भार आता है, और उसको लेके वहां क्या बोलते हैं उसको? कहीं ना कहीं वहां की एक चेक बना रहा सर। चलिए, उसको तो, साधारण बोलचाल में तो चमकी बुखार कहते हैं। चमकी बुखार है और सर। ऐसे उसको जापानी इंसेफेलाइटिस के नाम से जानते हैं। जापान इंसेफेलाइटिस के नाम से जानते हैं। जी, मस्तिष्क ज्वर कहते हैं उसको। मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क ज्वर, बुखार। बिल्कुल हाँ हाँ, सर। तो ये इस मुजफ्फरपुर इलाके में क्यों होता? सर मैंने अपने जो हम लोग से जो विशेषज्ञ डॉक्टर थे, मैंने उनसे इन चीज पे बात की थी जब ये चीज बहुत ज्यादा पेपर में या न्यूज टीवी में चर्चा में आ रहा था। उनका ये कहना था कि इस तरीके की जो बीमारियां होती है वो लोकल जो स्थानीय वहाँ की जो वातावरण होती है, वहाँ की जो जल होती है, या फिर वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है, वो उससे कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड होती है। इसीलिए इसका जो सेपरेशन होता है बहुत ज्यादा जगह पे नहीं होता, एक लिमिट या लोकल क्षेत्र में ही होता है, और कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक अपने आप को सॉर्ट आउट भी हो जाता है। अच्छा, ये आईसीडीएस प्रोग्राम जो है आपने पढ़ा होगा एलएसडब्ल्यू में भी, ये सबसे बड़ा प्रोग्राम माना जाता है आईसीडीएस प्रोग्राम। इसके संबंध में आप कुछ बता सकते हैं? एकीकृत बाल विकास योजना है ये, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये। जानते हैं इसके बारे में? जी सर। सर मैं नाम सुना हूँ पर ज्यादा भी डिटेल में उसके बारे तो आपके यहाँ भी चल रहा होगा आईसीडीएस प्रोग्राम? में। और एक्चुअल में सर ये जो पार्ट है वो महिला एवं बाल विकास का ये पार्ट नहीं, ICDS ये का जो नहीं सही है, महिला बाल विकास का। आप इसके अंतर्गत में आंगनबाड़ी योजना चलती होगी, जी और सर, आंगनबाड़ी बिल्कुल, बिल्कुल आप सर। आंगनबाड़ी से रिलेटेड रहते होंगे। जब कार्यक्रम चलता होगा जी तो सर। आप तो उसको जरूर देखते होंगे। सर आंगनबाड़ी में जो कार्यक्रम किया जाता है वो उससे रिलेटेड रहता है, चूंकि ये प्रॉपर जो पार्ट है वो महिला एवं बाल विकास का है। और वहां से क्या होता है कि जो कुपोषित बच्चे होते हैं, सॉरी। जो आंगनबाड़ी होती है वो कुपोषित बच्चों को नोटिफाइड करती है। एएनएम जो होती है उनको चिन्हित करके हमारे यहाँ हॉस्पिटल होते हैं उसमें पोषण एवं पुनर्वास केंद्र का स्थापना किया गया, यहाँ पर 14 दिन के लिए उनकी बच्चे की और उनकी माता को यहाँ पर रखा जाता है, और उनकी पोषण से संबंधित व्यवस्थाएं वहाँ की जाती है। अच्छा, और ये सब सही है। चलिए, आपने आईसीडीएस प्रोग्राम के बारे में एलएसडब्ल्यू में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सर उसके बारे में डिटेल मुझे याद नहीं आ रहा, पढ़ा तो सर, अच्छा डिटेल टू द पॉइंट मुझे नहीं याद आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। आप मुझे इसके इसी से संबंधित, मैं आपकी सेवा से ही संबंधित पूछ रहा हूँ। पल्स पोलियो वाला कार्यक्रम चला, डब्ल्यूएचओ ने भारत को इस सूची से बाहर कर दिया, कहा कि वो आप जो है आपने इस पर नियंत्रण कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक और इरिडेक्शन प्रोग्राम चला रखे हैं अभी,
वो कौन सा है? WHO का सर। हाँ जी, WHO अभी आपके यहाँ चल रहा होगा। हाँ सर। भारत जो है वो विश्व में सबसे ज्यादा उस रोग से प्रभावित वाला देश भी है। सर कहीं जी खसरा की बात तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं नहीं, खसरा नहीं, वो तो उस पर तो विजय प्राप्त हो गई। हाँ, ट्यूबरक्लोसिस, टीवी सर। टीवी। सर tuberculosis। अभी टीवी के रिडक्शन के लिए का प्रोग्राम चल रहा है लगातार, और बच्चे भी बहुत इससे प्रभावित रह रहे हैं। इसके लिए हाँ सर, कोविड एक ट्रीटमेंट के तरीके होते हैं, बता सकते हैं वो कौन सा तरीका है? और सर एक्चुअल में हम लोग का जो पार्ट है वो, सॉरी सर मुझे एग्जैक्ट आप डॉट योजना जानते हैं? डॉट ट्रीटमेंट या जानते हैं? डॉट्स, यस सर, डॉट्स का डॉट्स। क्या है डॉट? हाँ सर, यह टीबी की इलाज की जाती है डॉट्स प्रक्रिया के तहत। क्या है डॉट का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी सर, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट कहते हैं इसको। इसको जो दिया जाता है, इस पूरे निगरानी में खानी होती है इनकी दवाएं, ये तकनीक से के जरिए। अच्छा, मुझे एक और रोग मुझे याद आ गया, मैं उससे ही पूछूं आपसे, लेप्रोसी के लिए कौन सा ट्रीटमेंट का प्लान तरीका चलता है? ये भी चल रहा है, कुष्ठ के लिए बहुत दिनों से चल रहा है। हाँ सर, कुष्ठ के लिए प्रोग्राम चल रहा है हमारे यहाँ सर। कुष्ठ को हमारे ब्लॉक में, अगर मैं प्रॉपर बात करूँ सर, कुष्ठ कहीं न कहीं पूरी तरीके से खत्म। WHO के अंतर्गत ही चल रहा है। हाँ, WHO के अंतर्गत चल रहा है सर, प्रॉपर उसके बारे में ज्यादा मल्टी ड्रग थेरेपी कहते हैं इसको, मैं इस पे और अच्छे से MDT। चलिए ठीक है। MDT अभी प्रधानमंत्री, अगर आप इकोनॉमिक्स के भी आप स्टूडेंट रहे हैं, तो आपकी सेवा से मैं बताऊं कि स्वास्थ्य में जो हमारा खर्च है वो अभी भी पूरे बजट का 3.4% ही है। और कोविड-19 के समय में आप स्थिति तो हम लोग देख ही चुके कि हम लोगों की स्वास्थ्य सेवा में क्या स्थिति रही। वो तो कहिए कि हमारे यहाँ इम्यून सिस्टम्स लोगों के मजबूत हैं, जो उतनी मात्रा में नहीं आई फिगर्स, लेकिन फिर भी सॉरी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और क्या किया जाना चाहिए? बजटीय प्रावधान के अतिरिक्त और क्या किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि सर, जहां तक मैं इस चीज को रियलाइज कर रहा हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर तो अपने तरीके से कार्य कर ही रही है। बजट को गवर्नमेंट ने अलॉट करने को और ज्यादा बढ़ाने की बात कही भी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर की मानव समाज की सेवा को लेके जो भाव पैदा होना चाहिए वो जरूर होना चाहिए सर। मुझे ऐसा कहीं न कहीं लगता है कि आज भी जो प्राइवेट सेक्टर की जो हॉस्पिटैलिटी है वो अमीर तबके के लिए कहा जाता है, जो कि कहा जाता है कि इंडिया एक भारत रह रहा है, तो कहीं न कहीं जो प्राइवेट सेक्टर है वो कहीं न कहीं इंडिया के लिए है। पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भारत के लिए बनना चाहिए, और सरकार को इस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर वो बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा, मुझे ऐसा लगता है सर। क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार, प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू की, और आप आयुष्मान भारत योजना, इसको आप इसके निदान के संबंध में कुछ बता सकते हैं कि ये आयुष्मान भारत योजना इस पे कारगर हो रही है? सर वाकई में आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की बहुत ही दूरगामी एवं एक क्रांतिकारी कदम है। क्योंकि अगर सरकार एक गरीब व्यक्ति की अगर उसके इलाज के पूरे खर्च अगर अपने ऊपर वहन कर रही है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के गरीब घर के व्यक्ति में अगर किसी व्यक्ति की अगर बीमारी, अगर बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है, तो परिवार, अच्छा से अच्छा परिवार भी बहुत बड़ा पैसे खर्च करके एक गरीब बन जाता है सर। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रधानमंत्री की बहुत क्रांतिकारी कदम है, और इसमें कुछ थोड़ी बहुत कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं, पर समय के साथ साथ उसमें जरूर उसमें सुधार होगा, और आगे इसके और भी अच्छे रेलेवेंट इसके परिणाम देखने को।
अभी नई स्वास्थ्य नीति भी आई, वर्तमान सरकार की स्वास्थ्य नीति भी चेंज हुई है। आप बता सकते हैं उसके संबंध में? सर, स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत सरकार ने कहीं न कहीं आम जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जहां जैसे कि प्रधानमंत्री का भी नारा है कि गांव, गरीब और किसान। स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अभी साथ में जो जितने भी जो भारत सरकार की जो हॉस्पिटल हैं, उनको कायाकल्प के माध्यम से उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। सर, इसके लिए सरकार ने 10 लाख रुपए पूरे हॉस्पिटल को ब्लॉक लेवल पर भी दिए हैं, और उसके तहत मॉडर्न पूरे जितनी भी फैसिलिटी हैं वहां पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। साथ में सर, सरकार के द्वारा अकाउंटेबिलिटी भी इस क्षेत्र में कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग में ऐसा माना जाता था कि सरकार पैसे तो बहुत खर्च करती है, पर वो सभी पैसे सर आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उस समय से सर कहीं न कहीं उन्होंने अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा फिक्स कर दी है। एनआरएचएम कहीं न कहीं बहुत एग्रेसिव होकर और बहुत मुझे ऐसा लगता है प्रोग्रेसिव कार्य कर रही है सर उसमें। पेपर पर बहुत मुझे योजनाओं देखती हैं तो मैं अच्छा लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर जब हम देखते हैं तो मुझे बहुत सारी कमियां मुझे दिखाई पड़ती है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? मुझे बताइए कि अगर सरकार जितने भी इफ़िशिएंट डॉक्टर्स हैं उनकी नियुक्ति सरकारी अस्पतालों में होती है, तो जितने भी, अगर आप देखें कि इस कोविड-19 के समय में जितने भी मिनिस्टर्स कोविड-19 से प्रभावित हुए, उसमें से कोई भी मिनिस्टर सरकारी अस्पतालों में भर्ती नहीं हुआ, सभी प्राइवेट्स में के अस्पतालों में भर्ती हुए। ये आपको नहीं दर्शाता है कि हम लोग यहाँ पे फेलियर साबित हुए? सर, मैं आपके बात से सहमत हूँ। मुझे यही लगता है कि यही मानसिक दृष्टिकोण चेंज करने की जरूरत है, शासन और प्रशासन दोनों को। क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं गलतफहमी है। एक चीज को मैं मानता हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सरकारी सेवाएं उस स्तर की नहीं हो चुकी है जैसे कि उसको होना चाहिए। पर सर, अर्बन क्षेत्र में बात किया जाए तो जो जितने भी जो मंत्री मिनिस्टर हैं, वो इस चीज का एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। वो इस चीज, अगर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती होगा, अगर उस चीज को वहां पे इलाज को देखते हैं, तो खुद इस बात की गुणवत्ता की पता चलेगा कि हाँ, हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं वाकई में उसमें कितना इसका रिजल्ट आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोशिश करना चाहिए सर। थोड़ा नज़दीक ला के बात करें। मध्य प्रदेश में आप कार्यरत हैं, और मध्य प्रदेश में पिछले दिनों राजनीतिक उथल पुथल बहुत मचे। इसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? सर, चूंकि कांग्रेस के कुछ विधायक थे और साथ में सांसद ने अपना दल को बदलते हुए बीजेपी को ज्वाइन किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को एक दल से दूसरे दल में जाना उनका एक व्यक्तिगत विचार हो सकता है, पर मैं अगर पर्सनली इस चीज पर अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं। क्योंकि अगर एक चुनी हुई सरकार कहीं न कहीं वो अस्थिर हो जाती है, और आज उसी कारण आम जनता के पैसा को खर्च करते हुए एक सरकार को चुनाव में जाना पड़ता है, और उसमें बहुत सारी पैसे खर्च आती है। सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है कहीं न कहीं बाधित हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मेरे दृष्टिकोण से सर ये व्यवहारिक कदम तो मैं नहीं। आप मानते हैं कि जो दल बदल हमारा कानून है उसमें भी संशोधन होने की आवश्यकता है? समय के हिसाब से सर जरूर उसमें संशोधन होना चाहिए, ताकि इस तरीके की बिहार में चुनाव हो रहे हैं, आप तो शायद मत आपने दिया? सर, मैं सॉरी इसके लिए कि अच्छा, पोस्टल मत आपने नहीं दिए? सॉरी सर, मैंने। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपने न्यूज़ में तो आप पढ़ ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे, इस बार सबके मैनिफेस्टो आपने देखे होंगे। किसका मैनिफेस्टो आपको ज़्यादा आकर्षित करता है? सर, मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दल अपने तरीके से एक बेहतर मैनिफेस्टो ही बनाते हैं, और मुझे लगता है कि किसी भी दल का मैनिफेस्टो खराब नहीं होता, पर वो अपने दिए गए मैनिफेस्टो के तहत अगर वो
5 साल तक कार्य करे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी का मैनिफेस्टो सही या गलत हो। वो सही ही बनाते हैं, और उस पे कितना वो प्रभावी तरीके से अपने कार्यकाल के दौरान लागू करते हैं, निर्भर इस पे करता है कि मैनिफेस्टो सब। कई सेफोलॉजिस्ट ने अपने अपने मंतव्य दिए हैं। आपने उन सेफोलॉजिस्ट के जो विचार हैं उसको आपने देखा? नहीं सर, कोई सेफोलॉजिस्ट का नाम बता सकते हैं जो कि उनका बहुत सटीक आकलन रहता है? सॉरी सर। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी प्रधानमंत्री भी बहुत दौरा कर रहे हैं बिहार का, और एक तरफ जो है दूसरे विपक्षी दल है वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो 15 साल बनाम 15 साल का एक नारा दे रहे हैं कि राजद के 15 साल आपने देखे और मेरे 15 साल। तो इन दोनों के 15 सालों में आप किसको बेहतर मानते? सर ऐसा लगता है कि चाहे वह राजद की 15 साल हो, चाहे राजग की 15 साल हो, दोनों ने अपने अपने समय पर बेहतर योगदान देने की कोशिश किया है। लालू यादव के नेतृत्व में भी कहीं न कहीं बिहार की जो समाज है, सामाजिक और आर्थिक रूप से विशेष करके जो पिछड़ा वर्ग था, उसका उन्नति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो वो सामाजिक परिवर्तन लाने में उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका मैं मानता हूँ। पर साथ में 15 साल जो नीतीश कुमार की जो कार्यकाल रहा है, उसमें भी इनके द्वारा जो किए गए जो आधारभूत संरचनाएं, सड़क, बिजली, पानी, 7 निश्चय योजना के तहत कार्य कर रहे हैं, तो इनका एक अपना ही एक समय, एक कह सकते हैं कि एक स्टेज था जो हम सब एक आम नागरिक होने के नाते 15 साल 30 साल की देखेंगे, स्टेज बाय स्टेज बिहार एक प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। 15 साल एक अपना समय था, उसके बाद आगे प्रोग्रेस हुआ और आगे भी इसमें विकास अच्छे हो रहे हैं सर। चलिए, मैं आप साक्षात्कार आपका समाप्त कर रहा हूँ।